नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम शुरू कर रहे हैं इकाई 7 हिंदी कहानी, जिसमें आज हम पहली कहानी देखेंगे जो है चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। ये मैं शैली में लिखी गई है। इस कहानी के विषय क्या है? जातिगत पक्षपात पर व्यंग्य, परिवर्तन की बात हुई है, सरकार एवं कर्मचारी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, कलकत्ता की खासियत इसमें दिखाई गई है, एकता का सूत्र चप्पल है इसमें, अलग अलग क्षेत्रों पर करारा व्यंग्य, बिजली कानून शिक्षा विभाग की इसमें बात की गई है, युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है। कहानी इस निबंध में चंद्रदेव से पहले प्रणाम करते हुए इस निबंध की शुरुआत करती है। ये इस कहानी के लिए माना जाता है कि ये कहानी ना होकर एक निबंध है, जहाँ बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी इच्छा आकांक्षाओं को रखती है। वह चंद्रदेव को इस पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित करती है। कौन? लेखिका आमंत्रित करती है, करते हुए कहती है कि आप तो चंद्रदेव कितने सालों से, युगों से एक ही जगह पर हो, एक सुयोग कार्य दक्ष की क्रांति निष्ठा से काम कर रहे हैं। आपके विभाग में कोई बदली नहीं होती क्या? या ऐसा कोई आपके यहाँ नियम नहीं है क्या? ऐसा सवाल लेखिका चंद्रदेव से कर रही है। आपकी सरकार आपको पेंशन तो देती है कि नहीं? लेखिका कहती है, आपके जैसा कर्तव्यनिष्ठ होकर हमारे यहाँ न्यायाधीश या सरकार अगर ऐसा काम करते तो अब तक उन्हें अनेकों पदोन्नति मिल गई होती। अब तब वे कितनी जगह जाकर घूमकर आ चुके होते। हमारे यहाँ के सरकार का लाभ लेकर देश में जंगल पर्वत जाकर घूमकर आ जाते। ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है क्या? वृद्धावस्था में आपको पेंशन काम आ सकती है। यहाँ लेखिका हमारे देश की सरकार व्यवस्था और यहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों पर व्यंग्य किया है। लेखिका ने यह सब सवाल करते हुए लेखिका अचानक चंद्रदेव से क्षमा मांगती है और कहती है, मुझे क्षमा करें, आपको तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अमर है। आपको अमरता का वरदान मिला हुआ है। आपको मृत्यु का, स्वर्ग नरक का तो भय ही नहीं है। जैसे देवता लोग अपनी जाति के कारण पक्षपात करते हैं, वैसे ही भारत में भी लोग पक्षपात करते हैं। अंग्रेज सरकार भी उसी तरह पक्षपात कर रही है। इस बात में आपको कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। दूसरी बात कहना तो आपको, अगर अंग्रेज जाति की सेवा करना आपको स्वीकार हो तो एक निवेदन कर दीजिए। आधुनिक भारत के प्रभु है डॉक्टर लॉर्ड कर्जन को भेज दीजिए, जिससे आपको नम्रतापूर्वक आह्वान करना है। फिर आपको भारत की जो कुछ नौकरियां देने में भी समर्थन पा सकेंगे। लेखिका कहती है, हमें विश्वास है यहाँ के साथ ही विधाता डॉक्टर कर्जन बन जाएंगे, जो अत्यंत सरल स्वभाव के महात्मा है। यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है और उनका एक ही नारा है, कमीशन और मिशन। यह दोनों भी कार्य उनको अत्यंत प्रिय है। जैसे किसकी भर्ती करना और किसका कितना कमीशन लेना है। लेखिका कहती है, आधुनिक काल के चलते यहाँ नीति और रीति में पूरी तरह परिवर्तन आ गया है। इस बदलाव में आकाश पाताल अंतर भी है। यहाँ आने के बाद आपको पूरा भारत भ्रमण करना है। आपको छुट्टी मिलती नहीं होगी, और यहाँ भारत के सनातन युवा वर्ग के लोग छुट्टी के लिए तो लालायित रहते हैं। देश में युवा वर्ग की आलसी मनोवृत्ति पर लेखिका व्यंग्य करती है। यहाँ के युवा को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने आप में डूबे हुए हैं, एक लड़कपन का चश्मा धारण किया हुआ है। यहाँ दीनहीन अनपढ़ जनता ये सब काफ़ी दूर रहते हैं। जानकर समझकर युवा वर्ग इससे दूर रहता है। आपको भारत घूमने आना है, आपको अवकाश मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा काम पर दिखाई देते हैं। अमावस के दिन आपको छुट्टी मिलती होगी, तो इस दिन आप हमारे यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आ जाइए। किंतु भारत भ्रमण तो एक दिन में नहीं होगा, तो सिर्फ कलकत्ता में आइए और कलकत्ता के कारखानों, कारीगरों, वहाँ की शिक्षा दीक्षा, व्यवसाय, लोक परलोक सब देख लीजिए। जिस तरह देवताओं का बोझ उनके वाहन उठाते हैं, किसी का बैल, किसी का हंस, मोर आदि होते हैं, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो मनुष्य का बोझ चप्पल उठाती है। सबका कार्य वह अकेली करती है, किसी भी जाति क्यों ना हो।
चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो, सबके पैरों में चप्पल है। चप्पल की कोई जाति नहीं होती। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ के बिजली का अध्ययन भी कराने के लिए कहती है। यहाँ के उच्च अधिकारी विभूषित युवा सिर्फ देखते रहते हैं, बाकी वे कोई कार्य नहीं करते। युवा वर्ग को देश के लिए कार्य करने को लेखिका कह रही है। किसी की भी हिम्मत नहीं है वे उस बिजली को स्पर्श कर सके, उसका सुधार कर सके, जिस वजह से गरीबों को बिजली मिल सके। वह सिर्फ दासी बनकर रह गई है। लेखिका आगे कलकत्ता के इंडन गार्डन की बात करती है, जो बहुत ही सुशोभित है। विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ पंडितों से भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर विद्वान सरस्वती है। यह आप कहाँ देख सकते हैं? वहाँ की सुंदरता को देख आप मुग्ध हो जाओगे। कुबेरनाथ भी यहाँ का साम्राज्य देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ आकर इसका अवलोकन करने के लिए कहती है। लेखिका यहाँ आने के लिए सविनय आग्रह करती है। यहाँ आने के बाद चंद्रदेव को क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में बात करती है। यहाँ की वायु, कलंक, कालिमा आदि पर बात करती है। शायद यहाँ के जो पंडित वर्ग है आपकी चेष्टा भी कर सकते हैं। यहाँ बम्बई में जो स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया रानी की जो प्रतिमूर्ति है, जिसका काला दाग छुड़ाने के लिए प्रोफेसर महाशय गजधर ने कष्ट लिया है, उसको भी आप देख सकेंगे। ऐसा लेखिका चंद्रदेव से कह रही है। यहाँ जो भूमंडल की छाया इधर किस तरह सूर्य नारायण के यहाँ पड़ती है, उसका भी आप देख सकेंगे। वह छाया पड़ने से किस तरह वह ग्रहण लगता है, यह भी आप देख सकेंगे। यहाँ के लोगों की नासमझ, भूल या थोतापन कैसे होता है या नहीं, स्वामी सूर्य और उनके पूरे साम्राज्य को देख सकेंगे कि किस तरह यहाँ उनके मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ की बहुत सारी बातों को आप ज्ञात करेंगे। यहाँ के राजा महाराजाओं को भी देख सकेंगे, जो सिर्फ पुतलियों की भांति है। किसी को भी प्रजा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। लेखिका ने यहाँ राजा महाराजाओं पर व्यंग किया है। राजा की रक्षा करने वाला वर्ग इनके सामने नाचता है। प्रजा दुखी है या सुखी है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेखिका यहाँ इस निबंध के माध्यम से चंद्रदेव से यहाँ आकर भूतल की स्थिति को देखने और समझने के लिए आमंत्रित करती है। अलग अलग क्षेत्रों को देखने की वह बात करती है, जिसमें चिकित्सा, कानून, शिक्षा, डॉक्टर आदि दिखाए गए हैं। इसमें लेखिका चंद्रदेव से बात करती है। इसके जो पात्र है वो इसमें दो ही मुख्य पात्र है, लेखिका और चंद्रदेव। तो इसमें लेखिका चंद्रदेव से बात करती है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।